फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजनीति की सबसे दमदार और चर्चित शख्सियत नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। यह कहानी सिर्फ एक छोटे चाय बेचने वाले बच्चे से प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, जबकि इस कहानी के अंदर शामिल है नैरेटिव कंट्रोल, पॉलिटिकल ब्रांडिंग और ऐसे फैसले जो लोकतंत्र पर गहरा असर डालते हैं। मोदी का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे एक भारत का छोटा सा चाय बेचने वाला बच्चा भारत की राजनीति को अपने नाम कर सकता है। लेकिन इस कहानी में केवल और केवल प्रेरणा नहीं है, इसमें आलोचनाएं हैं, निंदा है और कई सारे ऐसे फैसले हैं जिन पर आज भी बहस जारी है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के अंदर एक वडनगर कस्बे में हुआ। परिवार आर्थिक रूप से सामान्य था। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी भी उनकी सहायता करते थे और माँ हीराबेन एक गृहिणी थी, यानी कि हाउसवाइफ। अब जैसा कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे। बीजेपी ने आगे चल करके इसको एक नैरेटिव में बदल दिया, यानी कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। 2014 से लेकर 2019 तक इस इमेज का भरपूर इस्तेमाल किया गया। टीवी विज्ञापनों और भाषणों के अंदर चाय वाले का बेटा एक राजनीतिक हथियार बन गया। और आखिर इस कहानी का इस्तेमाल क्यों न करें, क्योंकि सीधे ही जनता के दिल को ये कहानी छू रही थी और इस कहानी ने नरेंद्र मोदी को एक आम आदमी के नेता के रूप में स्थापित कर दिया। मोदी ने वडनगर से ही स्कूलिंग की। बचपन से ही उनको भाषणों के अंदर एनसीसी वगैरह में दिलचस्पी थी। कॉलेज की बात आई तो उन्होंने कॉलेज को बीच में ही छोड़कर आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। आरएसएस की शाखाओं के अंदर मोदी ने संगठन में काम कैसे किया जाता है यह सीखा। 1970 के दशक में देखा जाए तो वो पूर्ण रूप से एक प्रचारक बन गए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इन्होंने भूमिगत रहकर विपक्षी नेताओं की सहायता भी करी। आपातकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और मोदी को संगठन में जिम्मेदारियां मिलने लगी। आरएसएस और बीजेपी दोनों ने ही मोदी को एक मजबूत संगठनकर्ता और रणनीतिकार के रूप में जाना। 1990 का दशक आते आते मोदी को गुजरात बीजेपी के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई और उस समय उन्होंने संगठन के लिए काम किया। चुनावी रैलियों के अंदर जाते थे, भाषण देते थे और अपनी एक अलग पहचान बनाई। और फिर 2001 में जब गुजरात भूकंप और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था तो बीजेपी हाईकमान ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। यही वो समय था जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के अंदर लॉन्च हो चुके थे। मोदी ने कुर्सी संभालते हुए खुद को एक कड़े निर्णयकार नेता के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। और फिर इतिहास में एक काला दिन आता है 25 फरवरी 2002। उस दिन गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में आग लगी और ट्रेन से लौट रहे 59 कार सेवक और इसके बाद गुजरात के अंदर भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। दंगों में अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 1000 लोगों की मौत हुई और अगर स्वतंत्र आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2000 लोगों की मौत हुई और जिसमें अधिकांश भाग मुस्लिम समुदाय से था। इन दंगों ने नरेंद्र मोदी की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाए कि सरकार ने दंगों को रोकने के लिए जरूरी और कड़े कदम नहीं उठाए। ह्यूमन राइट्स वॉच 2002 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य दंगों को रोकने में असफल रहा और अमेरिका ने 2005 में नरेंद्र मोदी को वीजा देने तक से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी कि राज्य अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाए। हालांकि 2012 के अंदर एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नरेंद्र मोदी को सभी तरह के आरोपों से मुक्त कर दिया। गुजरात के दंगे नरेंद्र मोदी के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि एक विवादित नेता की बन गई, जबकि गुजरात समर्थक और बीजेपी समर्थक खेमे के अंदर इनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग ने नरेंद्र मोदी को हिंदू अस्मिता के रक्षक के रूप में देखना शुरू कर दिया। यहाँ से नरेंद्र मोदी की पहचान दो हिस्सों में बट गई। आलोचकों के लिए दंगों के जिम्मेदार नेता और समर्थकों के लिए हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता। दंगों के बाद दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी ने 126 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। ये देखा गया कि शायद दंगों के बाद या दंगों की वजह से ही नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पकड़ और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने समझा कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में जाना है तो केवल एक हिंदुत्व के नेता की छवि काफी नहीं होगी, तो उन्होंने नई छवि बनाना शुरू किया, एक विकास पुरुष की छवि। और इस बदलाव की झलक अगले कुछ सालों के अंदर साफ दिखाई देती है और इसका उदाहरण है वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो कि 2003 से शुरू हुआ। हर 2 साल के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और निवेशकों को बुलाया गया। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अनिल अंबानी, कुमार मंगलम बिरला जैसे उद्योगपति शामिल हुए और कई सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश की घोषणा करी। मोदी ने देखते ही देखते गुजरात को एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राज्य के रूप में पेश कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया गया, सड़कें, बिजली, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और यहाँ तक कि ई गवर्नेंस यानी कि डिजिटल प्रशासन की भी शुरुआत हुई। और इन सब चीजों ने धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की छवि को एक काम करने वाले
नेता के रूप में डेवलप किया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने उस समय सवाल नहीं उठाए। यूएनडीपी की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात राज्य ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कई राज्यों से नीचे था। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग और धंधे तो बढ़े थे, लेकिन किसान और मजदूर वर्ग को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। एजुकेशन और वोटर रिसोर्सेज की बात करें तो गाँवों के अंदर अभी भी पढ़ाई और जल से संबंधित समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी थी। आलोचकों ने कहा कि गुजरात मॉडल असमानता का विकास मॉडल है, लेकिन बीजेपी और मीडिया ने इसे सफलता का प्रतीक बताकर लोगों तक पहुंचाया। और वहीं दूसरी तरफ 2009 के अंदर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली तो एक करिश्माई चेहरे की आवश्यकता नजर आ रही थी। 2013 आते आते नरेंद्र मोदी का नाम गूंजने लगा। गुजरात के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में जीत, विकास पुरुष और हिंदुत्व के नेता की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन की शुरुआत, ये सब कुछ जारी था। और नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया। और इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी का चुनावी कैंपेन अब तक की राजनीति का सबसे बड़ा और हाईटेक कैंपेन था। इस कैंपेन के अंदर बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि चाय पर चर्चा, छोटे छोटे टी स्टॉल्स पर लोगों से मिलना, 3D होलोग्राम रैली, यानी कि एक साथ कई जगह भाषण देने का नया तरीका सामने आया। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया, भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव चलाए गए, यूपीए सरकार पर लगातार हमला किया गया और अच्छे दिन आने वाले हैं यह नारा हर जगह गूंजने लगा। मई 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत दर्ज करी। एनडीए गठबंधन ने कुल 336 सीटें हासिल की और कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद कई सारी योजनाएं सामने आई, जैसे कि जन धन योजना। इसका उद्देश्य था कि देश के अंदर सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स खोलना। लगभग 2023 तक 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले गए। इससे वित्तीय समावेश बढ़ा, लेकिन कई सारे बैंक अकाउंट्स निष्क्रिय भी रहे। अक्टूबर 2014 के अंदर स्वच्छ भारत अभियान, जिसका लक्ष्य था खुले में शौच बंद करना और स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने आंकड़ों के अंदर, लेकिन कई सारे शौचालयों का निर्माण या तो अधूरा रहा या उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। मेक इन इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, जिसका लक्ष्य था भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। विदेशी निवेश आकर्षित हुआ, लेकिन रोजगार के अवसर उतने ज्यादा प्राप्त नहीं हुए। 8 नवंबर 2016, जिसमें सरकार का दावा था कि ब्लैक मनी के ऊपर काबू कर लिया जाएगा। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 99.3% नोट वापस लौट आए। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि नोटबंदी बुरी तरह से फेल हो गई। अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लगा, छोटे उद्योग और मजदूर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी, जिसके बारे में हम डिटेल में पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपने हमारा जीएसटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, जो कि एक और फेल स्टेप था। अभी जीएसटी के अंदर सरकार ने कुछ ही समय पहले बदलाव किया है। 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल की और इस बार बीजेपी ने और भी कड़े कदम उठाए। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का एक विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। समर्थकों के लिए बड़ा कदम था, आज भी इसकी तारीफें होती हैं, लेकिन आलोचकों के लिए अलोकतांत्रिक। दिसंबर 2019 के अंदर नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लाया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान, जिससे मुस्लिमों को बाहर रखने पर भारी विरोध हुआ। कई बड़े आंदोलन भी हुए। अगस्त 2020 में मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया, जिससे इनकी छवि हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में और मजबूत हुई। और फिर आता है कोविड-19। 2020 में पहला लॉकडाउन हुआ, लाखों मजदूर पैदल अपने घरों की तरफ लौटे। वैक्सीन डिप्लोमेसी देखने को मिली, भारत ने विदेशों को वैक्सीन दी। लेकिन दूसरी लहर 2021 में काफी मौतें हुई, हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। एनसेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में लगभग 47 लाख यानी कि 47 लाख अतिरिक्त मौतों का अनुमान है। 2020-21 में किसान कानून लाए गए, जिनके ऊपर किसानों ने आंदोलन किया और नवंबर 2021 में सरकार ने कानून वापस ले लिए, जिसे नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बड़ी हार माना गया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही
विदेश नीति पर भी जोर दिया। 2014 से लेकर 2023 तक लगभग 60 देशों की यात्राएं उन्होंने की, खुद को एक ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में पेश किया। 2014 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया, जिसमें लगभग 20,000 लोग मौजूद थे। नरेंद्र मोदी की विदेश में एक छवि सुधारने का सबसे बड़ा कैंपेन यह था। फिर 2019 में हाउडी मोदी आपको याद ही होगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ मंच पर आए। 50,000 लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संदेश साफ था कि मोदी न केवल भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि प्राप्त है। इसी बीच कई बार चीन के साथ भी तनाव देखने को मिला। डोकलाम संकट आया। 2017 में भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद देखने को मिला। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए। मोदी सरकार पर सवाल उठे कि क्या चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करी है, लेकिन सरकार की ओर से जवाब था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इस घटना ने मोदी की 56 इंच का सीना वाली छवि पर एक बड़ा असर डाला। 2014 के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया गया। 2015 में नरेंद्र मोदी अचानक से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर पहुंच गए। लेकिन 2016 में उरी आतंकी हमला और 2019 में पुलवामा अटैक देखने को मिला। जवाब में सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 ने मोदी की छवि को मजबूत नेता के रूप में और बढ़ाया। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया, एक मध्यम वर्ग का रास्ता अपनाया। 2023 में भारत G20 समिट के लिए होस्ट रहा। थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दिल्ली के अंदर भव्य आयोजन किया गया। लेकिन इसी विदेश नीति में कई सारे विवाद भी हैं। आलोचकों का कहना है कि मोदी ने यात्राओं के दौरान काफी ज्यादा खर्च किया है, जो कि एक एवरेज खर्च से ज्यादा है। आलोचकों का कई बार यह भी कहना होता है कि विदेश यात्राएं केवल फोटो क्लिक करवाने के लिए करी जाती हैं और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर पारदर्शिता पर सवाल लगातार उठते रहे। सोशल मीडिया के महारथी का टैग भी नरेंद्र मोदी के ही नाम है। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह वो एक्टिव रहते हैं। यहाँ तक कि 2014 के चुनाव तक तो ट्विटर पर वो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले भारतीय नेता बन चुके थे। नमो ऐप भी लॉन्च किया गया, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री से संवाद करने का ऑप्शन रखा गया। 2014 के अंदर 3D होलोग्राम रैली की बात अपन वीडियो में पहले कर ही चुके हैं, जिसमें एक जगह के ऊपर नरेंद्र मोदी बोलते थे और कई जगह पर नजर आते थे। 2019 का मैं भी चौकीदार वाला कैंपेन तो आपको याद ही होगा कि विपक्ष के आरोपों का जवाब सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए दिया गया। मोदी का पहनावा, भाषण और स्लोगन सब सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा रहे। यहाँ तक कि मोदी के द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता पजामा और जैकेट तो मोदी जैकेट के नाम से एक ब्रांड तक बन गया। हर बार चुनावों के अंदर अलग तरह के स्लोगन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी की गारंटी। ऐसा लगता है कि मानो कभी भी मोदी को एक नेता के रूप में प्रस्तुत ना करके एक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विपक्ष का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम भी किया। कथित तौर पर कई सारी जांच एजेंसियां CBI, ED, IT का दुरुपयोग देखने को मिलता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के भी कड़ी बहस देखने को मिलती है। और 2019 और 2024 दोनों ही बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तो सवाल उठते ही रहते हैं। फ्रीडम हाउस ने 2021 में भारत की पोजीशन को फ्री से घटाकर पार्शियली फ्री कर दिया। फ्रीडम इंस्टीट्यूट ने भी भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा। विपक्ष का यह भी कहना है कि मीडिया भी दबाव में काम करता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज नरेंद्र मोदी या सरकार की आलोचना करने से बचते हैं। यहाँ तक कि मीडिया को गोदी मीडिया का टैग दे दिया गया। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से 150वें स्थान पर रहा। अब अगर वर्तमान और भविष्य की बात करें तो बीजेपी के अंदर एक औपचारिक नियम है कि 75 साल के बाद राजनीति में हर किसी को संन्यास लेना होता है, जैसा कि आडवाणी के साथ भी देखने को मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी के केस में भी इस नियम को बदल दिया गया। राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में कहा कि आने वाले कई दशकों तक बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। तो अंत में अगर अब कंक्लूजन की बात करें तो समर्थक कहते हैं कि मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत किया, हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित किया और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। लेकिन वहीं पे आलोचक कहते हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र, संस्थाओं और विविधता को कमजोर किया और बेरोजगारी बढ़ाई। अब कमेंट सेक्शन आपका है कि आप हमें जरूर लिख करके बताएं कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। होप करते हैं कि आपको हमारी रिसर्च और चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।